ये देश जो जिस सोच के आधार पर बना है, वही सोच इसको खत्म कर रही है। इनके 3 खास फ़िरके हैं, बरेलवीज़, अहले हदीस और देवबंदी। ये 3 जो हैं प्रोमिनेंट रूल करते हैं और किस प्रकार से आतंकवादी संगठन हर एक के साथ में एसोसिएटेड हैं। जो अहले हदीस वाले हैं वो है ये लब्बैक पार्टी। इनका ना, काम ना, क्या है? नहीं, रोड नहीं, को ना, ना, घेरना। लब्बैक बरेलवी है, अहले सॉरी, हदीस है लब्बैक बरेलवी लश्कर-ए-तैयबा। है। हाँ, तो ये 3 फ़िरके जो हैं ये अपने-अपने काम में माहिर हैं और किस प्रकार से ये अपने देश को तोड़ रहे हैं ये। और ये इस समय ये चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है इस समय। देवबंदी चले गए, आपके बेचारे तालिबान से जो संबंध रखते थे वो। तो इस समय बड़ा इंटरेस्टिंग स्थिति बन रही है कि मतलब इस समय मसूद आप ये अज़हर बताइए। देवबंदी है। हाँ जी? मसूद अज़हर और उसका मसूद जेईएम अज़हर जो है वो देवबंदी, देवबंदी है, और ये लश्कर-ए-तैयबा ये अहले हदीस है। अहले हदीस ये हैं। ये हाफ़िज़ सईद जो है, और ये आपका खादिम रिज़वी और उसका खादिम रिज़वी तो चला गया, जो साद रिज़वी है, अब चला गया वो तो। ये हाँ, हाँ। लब्बैक है। मज़े की बात ये है, हुँ, हुँ। मज़े की बात आपको बताऊँ कि जो संख्या में जितना कम है, वो उतना उतना ज़्यादा खतरनाक है। पावरफुल है। हाँ, अहले उतना खतरनाक हदीस है की वो। संख्या जो है पाकिस्तान में हाँ, 1 डेढ़ % है, बिल्कुल, और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लश्कर-ए-तैयबा। हाँ, हाफ़िज़ सईद बिल्कुल। साहब, हुँ, ठीक है साहब। और हाफ़िज़ सईद अहले हदीस साहब। क्या है कि अहले अहले हदीस की जो फ़िलॉसफ़ी है, वो जो सऊदी हनबली सऊदीया से सेक्ट है आती है। हुँ, उससे मिलती-जुलती है, क्योंकि बिल्कुल, इनके ये बिल्कुल। 4 मेजर हो सुन्नी सेक्ट्स होते हैं। हुँ, एक ये हमारे यहाँ जो है सब कॉन्टिनेंट में वो हनफी, उधर हुँ। सऊदी अरब वगैरह में है वो आपके क्या बोलते हैं वहाबी, उसका सलाफ़ी। नाम है, हनबली है, उसी को हुँ, वहाबी सलफ़ी भी कह लेते हैं। हाँ जी। बेसिक सेक्ट इज़ हनबली, और उसके अलावा शफ़ीई और मालिकी, ये 2 और हैं। तो साहब ये जो हनबली वाले हैं ना, उनकी फ़िलॉसफ़ी से ये अहले हदीस वालों की फ़िलॉसफ़ी बहुत मिलती-जुलती है। तो वो अहले हदीस बेसिकली उन्हीं के हैं। तो सो अहले हदीस जो हैं, वो सबसे कम है, सबसे पावरफुल है। उसके बाद देवबंदी है। देवबंदी जो है वो करीब 15 से 20% है 20% सुन्नियों है, में। हाँ। वो नेक्स्ट पावरफुल है, हुँ, और इसीलिए ये टीएलपी वाले, क्योंकि बरेलवी कहते हैं कि साहब हम 70-75% है साहब, हमको जो है वो फिर भी सबसे कम लिफ्ट मिलती है, ये क्या बात हुई? हाँ, कोई और पूछता ही नहीं ये जो हमें। है ना आप, ये जो रोग है, इनका जो दुःख है, ये आज से नहीं हुँ, है, ये हुँ, पार्टीशन से है। क्यों है पार्टीशन से? क्योंकि पार्टीशन में देखिए, जो 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस के बिना पे ही जिन्ना ने अपने आप को मुस्लिम्स का अकेला रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर अनाउंस किया किया था। था, हुँ, हुँ, डिक्लेयर किया था कि मैं ही अकेला इनका हुँ, रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। वो कैसे संभव हुआ था कि उन्होंने सारी ये बरेलवी मौलानाओं का साथ में लिया था, और बरेलवी मौलानाओं ने पूरा साथ दिया था उसका, और कौमियत जुदागाना और कौमियत मुत्तहिदा, ये 2 फिलॉसफीज़ में इनमें टकराव था। मुत्तहिदा वाले मतलब अपोज़िट नेशनलिज़्म, ये थे हुँ, कौन? हुँ, देवबंदी वाले। मौलाना हुँ। हसन में आपके महमूद हसन मदनी, अ, अच्छा। सॉरी हुसैन अहमद मदनी जो थे। हुँ, ये जो अभी ये हुँ, अरशद हुँ। मदनी है ना, इसका चाचा था। हाँ, चाचा, हाँ। हाँ, तो ये हुसैन अहमद मदनी का भतीजा ये महमूद मदनी है। ये हुँ, चाचा-भतीजे आजकल भी हैं, वो भी आपस में लड़ते रहते हुँ, हुँ, हैं। और ये जो बरेलवी जो थे, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया जिससे कि ये चुनाव जीते, ख़ास तौर से पंजाब का चुनाव जीतने के हुँ, बाद में जो पूरा बरेलवी तबका था, उसने अपनी अलग से, ये मेरी जो किताब है अनब्रेकिंग इंडिया, उसमें वो बड़ा डिटेल दिया हुआ है, ये सुन्नी और हुँ, से हुँ, जिनका, बरेलवी का और देवबंदियों का जो झगड़ा हुआ था। उनको ये था कि साहब कि हम तो अब राज करेंगे, तो उन्होंने हुँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया साहब, एक हुँ, हुँ, हुँ। उनके शब्बीर अहमद थे, शब्बीर अहमद उस्मानी थे, क्या नाम था उनका? वो नहीं, मुझे शब्बीर नहीं है नहीं मुरादाबादी। हुँ, हाँ, नईमुद्दीन मुरादाबादी, सॉरी गलत बोल गया। अच्छा। तो नईमुद्दीन मुरादाबादी उनके बड़े मुफ्ती थे, उन्होंने वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके और दिया वहाँ पे, और कहा हुँ, कि इसके मुताबिक जो है वो चलेगा। वो चला कुछ नहीं। हुँ, हुँ, वहाँ गए, वहाँ से वापस भाग आए, उनको भगा दिया गया। हुँ,
और देवबंदी जो अपोज कर रहे थे पाकिस्तान, वो वहां पावरफुल हो गए। तो इनके वो बड़े लीडर हो मजे गए। के हाँ। हिसाब किताब। तो इसलिए इनका जो है तब से चल रहा था। खादिम रिजवी ने इनको बना के एक बढ़िया ताकत के रूप में पेश कर दिया। जी। तो ये है कि सर इंटरेस्टिंग है देखने वाली बात अभी। और फिर वापस आते हैं अफगानिस्तान के ऊपर। मैं बागराम को स्टडी कर रहा था कि बागराम पे निगाह क्यों थी अमेरिका की, और एक आपका पाकिस्तान किस टोकूंगा आपको। कोई साहब कह रहे जी। हैं कि कर्नल चौबे की आवाज में जो बेस है वो अमरीश पुरी जी। की याद दिलाता है। अब आप इसको कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं या कि अदरवाइज मैं नहीं जानता। सर पॉजिटिव एटीट्यूड है, पक्का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ। बड़ा बड़ा अच्छा। अच्छा लगा जानकर ऐसा। संजय बाबू बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी तो जो सुनने वाले हैं उनको बता देते हैं, वो क्या था वो, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। तो इस समय जो टीटीपी वालों ने पाकिस्तानी फौजियों को यही बोला, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, जब उन्होंने 500 लोगों को बोला पीछे मुड़ दौड़ के चल, और वो एसी बसें से बैठ के भाग गए वहां से। वो तो वो बड़ा अच्छा वीडियो है। मैं सोच रहा था कि साहब के कहीं ये एआई से तो नहीं बनाया गया। नहीं नहीं है। क्या असली बना है, पुख्ता खबर आई है सर वहां से ये कि ऐसा हुआ है। मैं बल्कि आदि के शो में बात कर रहा था कि हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि एक इनकी ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस। तो हाँ, जहां कुछ बस नहीं चलता है उसको उसको कूट देते हैं पकड़ के। उसको अगर वोट देते हैं। कोई टारगेट नहीं मिला तो जाफर एक्सप्रेस को तोड़ दो। एक आध पटाखा उसमें बोल देते हैं बस। तो और मजे की बात है ये उसको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, एक लौती ट्रेन है इनकी वो, ये उसको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये तो देश है, तो इसको सिर्फ एक चीज आती है कि ये मुस्लिम उम्मा के रहनुमा पता नहीं कहां से बनेंगे। एक इनके बड़े वो आए थे, जर्नलिस्ट आए थे, वो मुझसे बहस कर रहे थे। कहते हैं कि मैंने उनसे बोला कि भाई ऐसा है कि हमने पहली बार देखा है कि आपने तुर्की के ड्रोन पायलट्स को लगाया फाइटिंग में हमारे खिलाफ। कहते आपने भी तो किया था, इजरायली लगे हुए थे। मैंने बोला चलिए शर्त लगती है, मैं आपको दोनों तुर्की के ड्रोन पायलट के नाम बताता हूँ, लोकेशन बताता हूँ कहाँ मारा था, ग्रिड रेफरेंस देता हूँ, और उसकी नमाज जनाजा में कौन कौन गए थे वो बताता हूँ। आप मुझे केवल नाम बता दीजिए दो इसराइलीज का। तो बगले झाँकने लग गए। कहते कौन सी बुरी बात है जो कि वो काम करते। मैंने बोला ऐसा है भाई साहब, जब दो लोगों के बीच में बात होती है तो मुतहदा होता है। तो बात होती है कि मिलिट्री साजो सामान देना या ट्रेनिंग देनी है, फाइटिंग के लिए नहीं होती है ये चीजें। वो तो वहां काम कर रहे थे, एंड ही वाज ट्राइंग टू जस्टिफाई कि वो दोनों ड्रोन पायलट लीगली ऑथराइज थे वहां लड़ने के लिए भारत से। मैंने बोला ऐसे तो लोग हैं ये महान, इनको पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है और इस देश में इनके हो क्या रहा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग सर कि इनको अच्छा, खुद को मजे नहीं की पता बात है यह है कि साहब के जी। ट्रंप बाबू जो हैं वो इस वक्त जी। वो इजिप्ट पहुंच गए हैं कि साहब के हमास ने जी। 20 बंधक छोड़ हाँ। दिए। हाँ। हाँ। टोटल सात 251 सुने थे थे, 20 कहां उसमें। से आ गए ये? नहीं, 7 छोड़े थे, 13 आज और छोड़ दिए। तो टोटल 20 हो गए। तो अच्छा 20 ही वो बचे थे, ठीक है। जिंदा बचे थे 20। और जी। जी। हाँ जी, कोई हाँ भी जी, हाँ जी। महिलाएं नहीं बची। महिलाएं जितनी थी वो सब वो उनका उन्होंने कार्यक्रम कर दिया जो कुछ हाँ। करना था। वो तो माले तो गनीमत अब होती है अब सर, वो सीधी पहले सी बात है। जाके वो पार्लियामेंट में स्पीच दी, ये सब किया। और हुँ। उसके हुँ। बाद कहा कि साहब हम पीस समिट करेंगे। पीस समिट में नेतन्याहू ने जाने से हुँ। इनकार कर दिया। हाँ। मोदी जी ने भी जाने से इनकार कर दिया। हुँ। शी जिनपिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, पुतिन को सवाल ही नहीं इनवाइट ही होता। नहीं किया। तो ये अकेले अकेले कौन सा ये पीस समिट करने जा रहा है? अच्छा, ये तो पीस समिट कर रहा है। और इधर जो है ये वॉर समिट कर रहे हैं हमारे टीएलपी वाले, टीएलपी लब्बैक। वाले, हाँ। और उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि साहब की किसी भी तरह का पसंद है, समझौता। मंजूर नहीं उनको उनको कहना तो। कि साहब की ये आप इजराइल से समझौता क्यों कर रहे हैं, आप इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप ट्रंप के कदमों में पड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। हाँ। तो मुझे तो ट्रंप बाबू की जो चालें हैं वो भी नहीं समझ में आ रही। आपकी समझ में आ रही हो तो जरा समझाएं। सर ये ट्रम्प बाबू की चाल नहीं है सर। देखिए आसिम मुनीर जो हैं वो चलना चाह रहे हैं नक्शे कदम पे ज़ियाउल हक के। तो आपको ध्यान होगा ज़ियाउल हक ने जैसे मारे थे हज़ारों फिलिस्तीनी, ये उससे थोड़े ज़्यादा मारेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे वो रहनुमा कहलाएँगे। तो ट्रम्प बाबू की चाल तो एक तरफ है, इसमें आसिम मुनीर साहब लगे हुए हैं कि मैं किस तरीके से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस को मार सकूँ मैं। तो जो इज़राइल के साथ वो लुके-छिपे वो कर रहे हैं ना, मुआहदे कर रहे हैं। याद होगा आपको कि एक स्टेटमेंट दिया था, उसको वह फिर बैक ट्रैक कर लिया, फिर वापस कर लिया था।
तो ये सब चीजें जो है इस ओर इंगित कर रही हैं कि आसिफ मुनीर इस समय प्रॉपर मूड में है कि कुछ पैलेस्टीनियंस को खत्म किया जाए। और ट्रम्प साहब जो है बेचारे सोच रहे हैं कि मुझे नोबेल प्राइज कैसे मिला जाए, इस साल का तो मिला नहीं, हो सकता है अगले साल के लिए कुछ ग्राउंड वर्क तैयार कर लें। लेकिन मजाक की बात है, ट्रम्प साहब जो है इतने कमजोर खिलाड़ी नहीं है। वो आदमी जानता है कि उसको करना क्या है। और इस समय मेरा मानना ये है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो अपने मन की बात नहीं बोल रहे हैं, इस समय ट्रम्प साहब से बुलवाया जा रहा है। और अगर वो ये भाषा नहीं बोलेंगे तो जिस प्रकार से एक था ना उनका बंदा, क्या नाम था उसका, चार्ली चार्ली कीथ, नहीं नाम भूल रहा हूं मैं उसका, जिसको कर्क यूनिवर्सिटी में गोली मार दी। चार्ली, हाँ। तो कर्क कर्क चार्ली कर्क। चार्ली कर्क जो थे वो राइट हैंड मैन थे ट्रम्प साहब के। मेरा हम्म, मानना ये है कि चार्ली कर्क को मारना जो है ये वार्निंग शॉट थी डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। और चार्ली कर्क को मारने के बाद में अगले दिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब की तबीयत खराब होती है और वो वहां के मिलिट्री अस्पताल में जाते हैं अपने आप को दिखाने के लिए सुबह को। तो जो कान पे उनका शॉट चला था वो दैट वाज एम्ड फॉर द साइड ओनली, नॉट मेंट टू किल। तो ये सब वार्निंग शॉट्स थे। तो इस समय ट्रम्प साहब जो है वो भाषा बोल रहे हैं जो उनसे बुलवाई जा रही है और ये उनकी मजबूरी है। ये मेरा ऐसा मानना है। आप देखते रहिएगा सर कि जेडी वैंस इस समय विंग्स में है, राष्ट्रपति बनने की तैयारी में। तो ट्रम्प साहब जो है मजबूरन अपने आप को एक तरीके का हास्यास्पद फिगर बनाकर पेश कर रहे हैं और ऐसे ऊल जलूल बयान दे रहे हैं। इस समय ट्रम्प साहब पे हंसने की बजाय अगर उनको थोड़ा सा समझ कर उनसे सहानुभूति कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा मेरा मानना है सर। ये हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी आकलन गलत हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने ट्रम्प साहब के लिए भारी पड़ेंगे। ये उनको किसी तरीके से प्रूव करना पड़ेगा कि वो जिस चाल पर चल रहे हैं वो उसको वाकई में फॉलो कर रहे हैं, अन्यथा वो इनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। ये मेरा मानना है। अब भगवान करे कि मेरी सोच जो है वो गलत हो, मेरा आकलन पूर्णतः गलत हो। और लेकिन ये ट्रम्प ट्रम्प को साहब, कौन बताएगा? अब आपका प्रोग्राम देखेंगे तो समझ जाएंगे सर क्या करना चाहिए और क्या है। मैं तो भारत इसीलिए ऐसी हिंदी में करता हूँ जानबूझ के कि साहब कि ट्रम्प को जी। पता ना चले। देखिए, मजबूरी का नाम कहते हैं महात्मा गांधी होता है, तो पीस तो प्रिवेल करेगी नहीं इतने आराम से। तो इस समय ट्राइंग टाइम है सर। इस समय ऐसा है कि जो कुछ दिख रहा है सामने वैसा हो नहीं रहा है और जो नहीं दिख रहा है वही हो रहा है। तो अगर हम लोग सब इसको समझना चाहें कि क्या हो रहा है तो आपको समझ में आएगा कि जो नहीं हो रहा है वही हो रहा है। और ट्रम्प साहब ऐसे हैं नहीं कि जो ऐसे बयान देंगे। जिस आदमी ने मल्टी बिलियन डॉलर की एम्पायर खड़ी की है वो ऐसे उल जलूल बातें नहीं करता, नोबेल पीस प्राइज के पीछे नहीं भागता। सर मल्टी कारण बिलियन कुछ और। एम्पायर तो दाऊद ने भी खड़ी की है। देखिए बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रहा लेकिन अभी तक देखिए। ठीक है, आरजू काजमी साहिबा ने बहुत जोर से बोला था कि कुछ हो गया है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। वो जो खीर थी पता नहीं कहाँ चली गई वो। पर बहुत कुछ होता है ऐसा दुनिया में। सारी चीजें ऐसे थोड़ी होती हैं। मतलब 2+। देखिए पाकिस्तानियों को आपसे ये भी तो शिकायत है कि ये अफगानियों को आप अननोन गनमैन के रूप में भी उपयोग में ला रहे हो और उनके बड़े बड़े एसेट्स जो हैं वो अचानक जो है वो अननोन गनमैन के शिकार हो जाते हैं। हो जा रहे ये हैं। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आप उनके नहीं, दिल ऐसा को होना दुखा रहे नहीं हैं चाहिए सर। इस तरह से करके। मैं इन चीजों की कड़ी भर्त्सना करता हूँ सर। मैं, ऐसा कड़ी होना निंदा, नहीं हाँ चाहिए। कड़ी निंदा। कड़ी निंदा, सॉरी, कड़ी निंदा करता हूँ मैं।